आप सभी को राम राम। नेपाल में वहाँ की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, महिला रही वो, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जो जेन जी के जो वॉलंटियर हैं, वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें अधिकांश ने उन्हीं का साथ दिया। कुछ लोग बालेन शाह की भी बात कर रहे थे, जाहिर है अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, रवि लामछेनी की भी बात कर रहे हैं, दूसरे कुछ नाम भी आए। लेकिन अचानक सुशीला कार्की का विरोध होना शुरू हो गया। अब सवाल ये कि विरोध क्यों हो रहा है और क्या इस विरोध के पीछे जो अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपदस्थ किए गए केपी शर्मा ओली भी हैं? क्या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल हैं सुशीला कार्की का विरोध करने में? और हैं तो ऐसा क्यों है? अब नेपाल आप जानते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है वो, और हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ कल्चरल हेरिटेज बड़ी स्ट्रांग थी, हिंदू राजशाही थी, मूल रूप से हिंदू और बौद्ध यही हैं, और बौद्ध भी ट्रेडिशन भी तो उन्हीं के साथ है, तो हिंदू से कुछ अलग तो है नहीं। यहाँ के अगर आप इतिहास की बात करें तो गौतम बुद्ध यहाँ लुम्बिनी में पैदा हुए, उसके अलावा लिच्छवी और मल्ला ये सब जो डायनेस्टीज रहीं, राजवंश है। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को शाह डायनेस्टी के अंतर्गत जो है वो बड़ी पावरफुल किंगडम थी। फिर 1846 से 1951 ये राणा किंगडम रही, उन्होंने राज किया। 1951 के बाद नेपाल ने वहाँ अगर कहें तो अलग अलग तरीके से दिखा, और 90 के दशक में वहाँ माओवादी गृह युद्ध शुरू हो गया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमाल की बात यह कि भारत में ही जेएनयू में और भारत में पढ़े लिखे जो कम्युनिस्ट लीडर थे, चाहे प्रचंड हों, चाहे ओली हों, चाहे भट्टराई हों, ये सब मिलकर यहीं के पढ़े हुए लोग थे, और इन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया। अब राजशाही के खिलाफ क्यों आंदोलन किया? राजशाही में कोई ऐसी समस्या नहीं थी, संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी, सब कुछ ठीक था। मुश्किल क्या थी कि ये लोग हिंदू कल्चर पर हमला करना चाह रहे थे, और राजशाही उसके रास्ते में बाधक थी। आपको याद होगा पूरा राज परिवार खत्म हो गया था, उसमें जाने क्या क्या एंगल खोजा गया, प्रेम कहानी, तो किसने मरवा दिया, वो साजिश, ये साजिश। कहते लोग यही हैं कि चीन ने वो जो हत्याकांड था उसको अंजाम दिया था, चीन के इशारे पर हुआ था, लेकिन ये भी कोई सच तो जानता है नहीं। 2008 में मोनार्की को हटा दिया गया, और वही जो फ्रॉड सेकुलर फेडरल रिपब्लिक होता है वो भी वही बन गया। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, 7 राज्यों में इसको बांट दिया गया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये सब चला। मल्टी पार्टी सिस्टम है, 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहाँ। नेपाली कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। अब 275 मेंबर्स होते हैं, और नेशनल असेंबली में 59 मेंबर। अब सोचिए जरा, किसी की भी पक्के तौर पर सरकार नहीं बन पाई। केपी शर्मा ओली चौथी बार बने, ये अभी जुलाई 2024 से कुर्सी पर थे। अब एक जरूरी बात समझिए, जो सुशीला कार्की हैं, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो सुशीला कार्की पहली महिला जस्टिस बनी, और हमें लगता है पहली क्या, दरअसल ये अकेली ही हैं। अब इनकी उम्र हो गई 73 वर्ष। इसको जरा समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है सुशीला कार्की के बारे में जो जानकारी है। और ये पढ़ी लिखी हैं भारत से, बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, जेएनयू से नहीं, बीएचयू से। जेएनयू से पढ़ी होती तब तो ये भी कम्युनिस्ट टाइप व्यवहार करती हैं, लेकिन ये जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, और 11 जुलाई 2016 को ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हुई। ये अकेली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची, तो इसी से आप समझिए जो है 30 अप्रैल 2017 को इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। कौन लेके आया था? माओइस्ट सेंटर और नेपाली कांग्रेस। अब जब ये होना था तो कुल मिला के वो बाद में ये नहीं हो पाया। सवाल यहाँ यही है कि क्या सुशीला कार्की के खिलाफ जो इम्पीचमेंट लाया गया था वो इन भ्रष्ट नेताओं की साजिश थी? और जो मैं पढ़ पा रहा हूं कि इम्पीचमेंट मोशन जो है इसलिए विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि जनता का बहुत दबाव था
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि ये इम्पीचमेंट मोशन नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया है कि इनकी जो एजुकेशन हुई है 1975 में, इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस में BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी गई स्टडी करने के लिए लॉ। तो कुल मिला के ये रहा इनका, और एक अच्छा इनका करियर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस वजह से लोग परेशान हैं क्या? इसको जरा समझिए। क्या इसीलिए अचानक सुशीला कार्की से लोग नाराज हो गए? और सुशीला कार्की ने जो इंटरव्यूज अभी दिए हैं, जो उनकी बातचीत है, वो भारत को अपना देश जैसा ही मानती है। जैसे हम भारतीय नेपाल को अपने देश जैसा ही मानते हैं। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है और उसको कोई भारत में मिलाने या कुछ करने ऐसी कोई इस तरह की बात नहीं करनी है। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, उसका अपना एक सब कुछ संस्कृति विरासत है, लेकिन वो संस्कृति विरासत हमारी जैसी, हम और वो कोई फासला नहीं। कम्युनिस्ट क्या है, उस फासले को करना चाहते हैं। आप जानते हैं 90% हिंदू और बौद्ध हैं, 81% हिंदू हैं, 9% बौद्ध हैं, 90% हो गए। 10% में सब हैं बाकी। इधर थोड़ा सा मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है, भारत नेपाल सीमा पर भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। अब सवाल ये कि क्या सुशीला कार्की के पास इन भ्रष्ट नेताओं के कागज हैं, उनके पास पूरी जानकारी है? और क्या ये जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, ये वो डर रहे हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न हो जाए? अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की आएंगी तो जिस महिला न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं कर पाए ये लोग, जनता का इतना दबाव रहा, तो क्या वो महिला सबकी पसंद न बन जाए? 73 वर्ष की वो भले हैं, लेकिन उनके ऊपर लोगों का भरोसा आता है। अब बालेन शाह वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आगे परमानेंट पे हम आएंगे। वो कह रहे हैं हम लोग जीत के आएंगे। ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर जीत के कोई आ रहा है तो आए। लेकिन बालेन शाह का भी बड़ा इधर उधर रहा है, कोई भारत के पक्ष का रुख कर तो नहीं रहा है। अब KP शर्मा ओली जैसे कह रहे हैं कि हमने तो राम के अयोध्या जन्मभूमि नहीं ये कह दिया, या लिपू लेक या काला पानी, ये सब उसकी वजह से हुआ। और सुशीला जी कह रहे हैं कि हम सब तो एक ही जैसे हैं, जैसे किचन में बर्तन होते हैं तो लड़ते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन हैं तो एक ही घर के बर्तन। ऐसे वो भारत और नेपाल को देख रही हैं। तो क्या इन सब वजहों से सब हुआ क्या? और मूल बात क्या कि सुशीला कार्की जी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल नहीं है। क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे प्रमाण हैं जो अगर वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी तो इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती? सोचिए जरा। ये मुझे जानकारी मिली और मुझे लगा कि ये आपको साझा करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।